हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोसाइटी। बच्चों, आज मैं लास्ट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ऑन क्लास 9th सिविक्स एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो बच्चों, मैंने इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है और आज का ये 3rd लेक्चर अंतिम लेक्चर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का और इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट आपके एजुकेटर चंदन सर को मिलता रहे। तो बच्चों, हमेशा की तरह आपका एजुकेटर चंदन सर इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, संघर्ष और धैर्य से ही हम जीवन में ऊंची मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों, लगातार संघर्ष करते रहें, संघर्ष से ना घबराएं और हमेशा धैर्य बनाए रखें, तभी जाकर के जीवन में आप सफल होंगे। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि स्टेब्लिश किया गया था इंडिया में ताकि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन इंडिया में हो सके रेगुलर इंटरवल पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में बताया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को और प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हमारे देश में वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जितने भी इलेक्शन होते हैं जैसे लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, ये सभी कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है रेगुलर इंटरवल पे। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है जिससे हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे हो पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्शन कमीशन इंडिया का पहला फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हमारे देश में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाना मेन फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। जो आपका इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं वहां से मेंबर्स चुने जाते हैं विधानसभा के या लोकसभा के। तो बच्चों, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2 तरह के होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है वहां से एमपी चुने जाते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका एमएलए चुने जाते हैं। तो हमारे देश को अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटने का काम और उसमें बदलाव लाने का काम रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दूसरा फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो हमारे देश में जो वोटर लिस्ट है उसको बनाना, वोटर लिस्ट में चेंजेस करना, ये सभी काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। 3rd फंक्शन है अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन। तो हमारे देश में जो भी इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शन का डेट और क्या क्या इवेंट होंगे इलेक्शन में, ये सारा जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है अलोकेशन ऑफ सिंबल्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री। तो हमारे देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सिंबल देने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे देश में कि पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टी है या फिर स्टेट पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे कंडीशंस रखे हैं और उन कंडीशंस को जो भी पॉलिटिकल पार्टी पूरा करता है उसे स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि इलेक्शन कमीशन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है और इन फंक्शंस के ही कारण हमारे देश में इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे फ्री एंड फेयर मैनर में हो पाते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया
एक वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस को हमें समय रहते रिमूव करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा डेमोक्रेसी बेहतर ढंग से आगे हमारे देश के विकास में अहम योगदान करेगा। तो सबसे पहला चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंडिया में, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो हमारे देश में आप देखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं या कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ज्यादा धन और बल का प्रयोग करते हैं गलत तरीके से चुनाव को जीतने के लिए। दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। हमारे देश में वंशवाद बहुत ही ज्यादा है, खासकर राजनीति में। आप देखोगे एक परिवार विशेष का पूरा अधिकार होता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, और इसके कारण जो कॉमन पीपल है उन्हें चांस नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट का पार्ट बनने का और लोगों के वेलफेयर को करने का। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आरजेडी। तो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है बिहार का, और इसके प्रमुख है लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी का जो पूरा अधिकार है वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के पास आ गया है। इससे ये पता चलता है कि लालू यादव के परिवार का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है आरजेडी के ऊपर। जो भी फैसला होता है वो लालू यादव और उनके परिवार के ही लोग लेते हैं आरजेडी से संबंधित। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वंशवाद हमारे देश के राजनीति में बहुत ही ज़्यादा है, और ये एक चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंडिया में। नेक्स्ट है लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमारे देश में बहुत ही कम पार्टिसिपेशन है विमेन का एज अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन एंड एज अ वोट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन। तो आप देखोगे कि लोकसभा हो या फिर आपका विधानसभा हो, सभी जगह विमेन मेंबर्स बहुत ही कम है, और विमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं मिल रहा है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश में इलेक्शन के लिए। तो बच्चों, ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा फेस किया जा रहा है। चलिए बच्चों, अभी हम लोग कुछ और टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स मेनली होते हैं, और उनमें से एक मेंबर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनका रिटायरमेंट एज 6 इयर्स ऑफ सर्विस या फिर 65 इयर्स ऑफ एज होता है। तो इन दोनों कंडीशंस में से जो भी कंडीशन पहले पूरा हो जाता है, उस कंडीशन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिटायर होना पड़ता है। तो बच्चों, आप सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 53 इयर्स में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, तो उसे 59 इयर्स में रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि 59 इयर्स तक आते आते जो 6 इयर्स का जो टेनर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पूरा हो जाएगा। उस तरीके से आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति 61 इयर्स में बनता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उस केस में उसे रिटायर होना पड़ेगा 65 इयर्स पे, और उसका जो सर्विस होगा वो केवल 4 इयर्स का होगा। तो 65 इयर्स ऑफ एज या फिर 6 इयर्स ऑफ सर्विस, इन दोनों कंडीशन में जो भी कंडीशन पहले पूरा हो जाता है, उसी के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन्हें रिटायर होना पड़ता है। तो बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर्स में दिए हुए हैं। तो एक टर्म है बूथ कैप्चरिंग।
तो बूथ कैप्चरिंग एक ऐसा एक्ट है जिसमें पोलिंग बूथ के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है कैंडिडेट के सपोर्टर्स के द्वारा, और इलीगल तरीके से जो सपोर्टर्स होते हैं कैंडिडेट के, वह इलेक्शन में धांधली करके कैंडिडेट को जिताने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है रिगिंग। तो रिगिंग एक अपराध है जिसमें जो सपोर्टर्स होते हैं कैंडिडेट के, वह घूस देते हैं पोलिंग बूथ के ऑफिसर्स को और उन्हें दबाव डालते हैं कि वो लोग जो है वो फेक वोट दे करके कैंडिडेट को इलेक्शन में जिताए। नेक्स्ट है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है द नंबर ऑफ वोटर्स हु कम आउट टू वोट इन द इलेक्शन। तो जो भी वोटर्स इलेक्शन के समय में आते हैं अपना वोट देने के लिए, उसे ही टर्न आउट कहा जाता है। तो बच्चों इस तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर उस डाउट को मुझसे पूछिएगा। मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहने के लिए आप अपना सपोर्ट लगातार देते रहें सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद आप सभी लोगों को।